गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे वीनस ग्रह के बारे में, अर्थात शुक्र ग्रह के बारे में। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था बुध ग्रह यानी मरकरी के बारे में। आज हम देख लेते हैं वीनस ग्रह अर्थात शुक्र ग्रह के बारे में। वीनस ग्रह यानी कि शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह यह जो ग्रह है, इसकी सबसे पहली विशेषता यह है कि यह पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह है। कल हम लोगों ने अर्थात पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मरकरी है वो सूर्य के सबसे पास की ग्रह है, यानी जो बुध ग्रह है वो सूर्य के सबसे पास का ग्रह है। ये शुक्र ग्रह यह पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह है। पहली विशेषता क्या है कि यह पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह है। पृथ्वी के पास का ग्रह है। सबसे नियरेस्ट ग्रह कौन सा है? तो वीनस ग्रह यानी कि शुक्र ग्रह। दूसरी विशेषता ये है कि इसे अर्थ ट्विन कहते हैं, यानी कि पृथ्वी की जुड़वा। पृथ्वी का जुड़वा या कहीं कहीं कभी कभी कहा जाता है इसे अर्थ ट्विन सिस्टर, यानी कि पृथ्वी की जुड़वा बहन। इसे क्या कहते हैं? अर्थ ट्विन सिस्टर। अर्थ ट्विन, या इसे हिंदी में क्या कहेंगे? पृथ्वी की जुड़वा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है, तो वह है शुक्र ग्रह। इसकी तीसरी विशेषता क्या है कि इसे मॉर्निंग स्टार यानी कि सुबह का तारा या इवनिंग स्टार यानी कि शाम का तारा कहा जाता है। इसे मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार या इसे इवनिंग स्टार कहा जाता है। इवनिंग स्टार यानी कि शाम का तारा, यानी सुबह का तारा। मॉर्निंग स्टार यानी सुबह का तारा। इसे मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह हमारे सौरमंडल में सबसे चमकीला ग्रह है। जो सौरमंडल हमारा है उसमें सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो शुक्र ग्रह है। ये पृथ्वी से चमकते हुए दिखाई देता है एक तारे की तरह, तो इसे मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कहा जाता है। यह सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है। यह सबसे चमकीला ग्रह क्यों है? आपको याद करने की सबसे आसान तरीका कि इसे मॉर्निंग स्टार कहा जाता है या इवनिंग स्टार का क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सबसे चमकीला ग्रह है। और सबसे चमकीला ग्रह क्यों है? तो यह सबसे हॉटेस्ट ग्रह है, यानी कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है हमारे सौरमंडल का? तो वो है शुक्र ग्रह। सबसे गर्म ग्रह है। आप ये सोचेंगे कि सबसे पास का ग्रह तो बुध है, तो सबसे गर्म ग्रह वो होना चाहिए, लेकिन हम आपको बुध ग्रह में यानी कि मरकरी में बताए थे कि वहाँ पे वायुमंडल नहीं पाई जाती है। वायुमंडल न पाए जाने के कारण वो दिन में सबसे गर्म और रात में सबसे ठंडा हो जाता है, यानी कि वहाँ तापांतर सबसे अधिक होता है। लेकिन ये सबसे गर्म ग्रह होता है क्योंकि यहाँ वायुमंडल पाई जाती है और पृथ्वी पर भी वायुमंडल पाई जाती है। इसलिए इन दोनों को जुड़वा कहते हैं। पृथ्वी का जुड़वा
क्योंकि पृथ्वी पर वायुमंडल और शुक्र ग्रह पर भी वायुमंडल पाया जाता है, इसलिए इन्हें जुड़वा कहा जाता है और वायुमंडल पाया जाता है। तो इसी के कारण ये सबसे गर्म ग्रह है। तो जो वायुमंडल पाया जाता है वो कैसा वायुमंडल होता है? तो पृथ्वी की तरह नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल पाया जाता है। यानी कि इसकी अगली विशेषता क्या है कि यहाँ वायुमंडल है किसकी? तो कार्बन डाइऑक्साइड की। अब कार्बन डाइऑक्साइड की वायुमंडल है तो वो कैसे गर्म ग्रह हो गया? ये बनाता है सबसे गर्म ग्रह। कैसे बनाता है? तो हम इसको भी बताते हैं। जो वायु कार्बन डाइऑक्साइड है इसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि हरित गृह प्रभाव उत्पन्न होता है। यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न होता है, जो सूर्य की किरणें आती हैं लेकिन यहीं पे फंस के रह जाती हैं, वो बाहर नहीं जा पाती, इसलिए ये गर्म हो जाता है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ का टॉपिक नहीं है, ये जियोग्राफी का है, लेकिन हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि शुक्र ग्रह जो है वो कैसे गर्म हो जाता है और इतना गर्म क्यों है कि वहाँ पे जीवन संभव नहीं है। आप वहाँ पे जाएंगे तो गर्मी से ही मर जाएंगे। उतना डिटेल से तो नहीं, लेकिन हम आपको एक आइडिया दे देते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। आप लोग बार बार हर जगह सुनते होंगे, न्यूज में भी सुनते होंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग हो गया। तो ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ का टॉपिक नहीं है, लेकिन हम आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझने से पहले ग्रीन हाउस को समझते हैं कि ग्रीन हाउस होता क्या है। आप यदि ग्रीन हाउस को समझ गए तो आप ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझ जाएंगे बहुत आसानी से। ये ग्रीन हाउस जो होता है वो ठंडे प्रदेशों में, ध्रुवीय प्रदेशों में बनाए जाते हैं। ठंडे प्रदेशों में क्यों बनाए जाते हैं? तो वहाँ पे सब्जियों को उगाने के लिए, जैसे कि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, जैसे कि उत्तरी ध्रुव पे बर्फ जमी होती है और वहाँ पे ठंडी पड़ती है, तो वहाँ सब्जियों को उगाने के लिए ग्रीन हाउस बनाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि पन्नी के मतलब प्लास्टिक के दीवार या कांच के एक घर को बनाया जाता है। एक कांच को घर को बनाया जाता है और इसमें सब्जी उगाई जाती है। जब सूर्य का प्रकाश जो होता है ना, इस कांच के दीवार से क्या होता है, अंदर आ जाता है। क्योंकि जो ये सूर्य के, देखिए यहाँ पे सौर विकिरण यानी कि सूर्य की प्रकाश आ रही है, तो जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें क्या होती है, एनर्जी ज्यादा होती है। जो उसकी ऊर्जा होती है वो ज्यादा होती है, जिसके कारण इसमें आवृत्ति जो होती है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, ये भी क्या होती है, ज्यादा होती है। जिसके कारण ये जो वेवलेंथ होती है इनकी क्या होती है, कम होती है। तरंग दैर्घ्य जो होती है वो कम होती है। जो वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। आज जिस भी तरंग की वेवलेंथ कम होती है तो उसे हम कहते हैं शॉर्ट वेव यानी कि लघु तरंग। लघु तरंग जो होती हैं वो कांच में आराम से, जो प्लास्टिक के पन्नी होती है, कांच होता है, उसमें आराम से प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन ये जो सूर्य का प्रकाश आता है उसे सौर विकिरण, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश जो होता है, जो ऑब्जर्व हो जाता है यहाँ पे आके, और ये जब रात होती है तो ये क्या होता है, रिलीज होता है। तो उसे हम कहते हैं पार्थिव विकिरण या टेरेस्ट्रियल
रेडिएशन, इसे क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण। जब इसमें से जो किरणें निकलती है उन्हें पार्थिव विकिरण कहते हैं, या इसे क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, इसे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। और जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है इसमें एनर्जी जो होती है कम होती है, आराम आराम से निकलेगा। इसकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है। एनर्जी कम होने के कारण इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो भी कम होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति क्या होती है? कम होती है। फ्रीक्वेंसी कम होने के कारण इसका जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ ये क्या होता है? ज़्यादा होता है, बढ़ जाता है। और वेवलेंथ बढ़ जाने, जो जिस तरंग की वेवलेंथ ज़्यादा होती है उन्हें हम कहते हैं लॉन्ग वेव। लॉन्ग वेव, उन्हें हम क्या कहते हैं? लॉन्ग वेव। जो लॉन्ग वेव होती है वो कांच की दीवार को पार नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण वो इसी में फंस के रह जाती हैं। और इस घर का क्या होता है? टेम्परेचर इस बाहर की तुलना में ज़्यादा हो जाता है और हमारी सब्जियां क्या होती है? सर्वाइव कर जाती हैं। इसका प्रयोग ध्रुवीय क्षेत्र में कहाँ पे किया जाता है? तो उत्तरी ध्रुव के तरफ, जैसे कि नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, उधर की तरफ इसका प्रयोग किया जाता है वहाँ के सब्जियों को उगाने के लिए। अगर जो हम इसी कंसेप्ट को हम शुक्र ग्रह पे लागू करें कि जो ग्रीन हाउस गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको हम क्या करते हैं? उसके चारों तरफ से इसको मान लेते हैं, ठीक, कि ये पूरी परत बना लेते हैं। किसका? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। अब कार्बन डाइऑक्साइड में यही होता है कि हमारी जो सौर विकिरण होती हैं वो तो आ जाती हैं, क्योंकि इनकी लघु तरंग होती हैं और ये आ जाती है। लेकिन जब ये निकलने की बारी होती है तो बहुत कम ही निकल पाती हैं। उसमें कुछ क्या होती है? किरणें फंस जाती हैं, जिसके कारण यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और यही प्रक्रिया बार बार होती है, बार बार होती है, और यहाँ का टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि शुक्र ग्रह सबसे हॉटेस्ट ग्रह में आता है। ये सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। आप इसको समझ पाए होंगे। आप इसको मान लीजिए सरफेस। आप ये लघु तरंग, वेवलेंथ कम, ये देखिए ये जो हो रहा है इसे आवृत्ति कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हुई? आवृत्ति है। श्रृंग से श्रृंग या गर्त से गर्त को क्या कहेंगे? एक आवृत्ति। यदि हम इसी को ऐसे बना दें तो एक बात, इतनी ही दूरी में कितनी आवृत्ति हो गई? बहुत ज्यादा। इसे ही कहेंगे वेवलेंथ। यानी यहाँ पे क्या होगी? देखिए आवृत्ति क्या है? कम, वेवलेंथ बढ़ गई। आवृत्ति कितनी हुई? एक। वेवलेंथ इतना बड़ा, आवृत्ति कितनी हुई? 1 2 3 4, लेकिन वेवलेंथ इतने इससे भी छोटा। यानी कि आवृत्ति बढ़ने पर वेवलेंथ क्या होती है? आवृत्ति बढ़ने पर वेवलेंथ घट जाती है। और इसी को हम क्या कहते हैं? लघु तरंग या बृहद तरंग। आप इसको समझ पाए होंगे। ये फिजिक्स का भी टॉपिक है, जियोग्राफी में हम आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। अभी के लिए इतना रहने देते हैं। आप समझ पाए ये होंगे कि शुक्र ग्रह सबसे गर्म क्यों है। ये यहाँ पे पढ़ाना नहीं था, लेकिन हम आपको शुक्र ग्रह को गर्म समझाने के लिए हम ये बता दिए। इसको हम रफ कर रहे हैं। अब आगे देख लेते हैं मंगल ग्रह यानी मार्स को। हाँ, तो अब बात करते हैं मार्स यानी कि मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह यानी कि मार्स। मार्स जो है
ये गोल्डीलॉक जोन में आता है। क्यों? गोल्डीलॉक जोन उसे ही कहते हैं कि जहाँ जीवन संभव है, वहाँ पे शोध चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि नहीं वहाँ पे मतलब जीवन संभव है, वो गोल्डीलॉक जोन में ही रखा गया है। ये कैसा ग्रह है? तो ये लाल ग्रह है। हाँ, आप ये नोट कर लीजिएगा कि जो मरकरी है, जो बुध ग्रह है, ये ग्रे कलर का है, और जो अभी पढ़ा है वेनस यानी कि शुक्र ग्रह पीला कलर का, येलो है यानी पीला है। ये कैसा है? तो ये मंगल जो है वो लाल ग्रह है, इसे रेड प्लेनेट या लाल ग्रह कहते हैं। पहली विशेषता क्या है? इसे लाल ग्रह कहते हैं। दूसरी विशेषता कि इसे लाल ग्रह क्यों कहते हैं? तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण इसे हम लाल ग्रह कहते हैं। इसके दो सैटेलाइट हैं, यानी कि उपग्रह कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से? तो एक फोबोस है, एक डेमोस है। फोबोस एंड डेमोस। जो डेमोस है वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा उपग्रह है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो मंगल ग्रह का उपग्रह है। कौन सा? तो डेमोस। यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा उपग्रह है। यानी सबसे छोटा सैटेलाइट कौन सा है? तो डेमोस है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। अब ये जान लेते हैं कि इसके मंगल ग्रह पे नासा ने कौन कौन से मिशन अपना चलाया है और कौन कौन सा मिशन इसरो के द्वारा चलाया गया है। ओके। हाँ, एक और बात, इसकी एक और विशेषता आप लिख सकते हैं कि इसकी सबसे ऊंची चोटी एक पाई जाती है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया ये मार्स की सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि सबसे ऊंचा पर्वत मान लीजिए कि सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो निक्स ओलंपिया। यह मार्स की सबसे ऊंची चोटी है। अब देख लेते हैं कि नासा के द्वारा, चौथे पॉइंट में आप देख लेते हैं कि नासा जो है, नासा के द्वारा कौन कौन से मिशन चलाए गए हैं। तो एक है पथफाइंडर, पहला मिशन पथफाइंडर। दूसरा है क्यूरोसिटी। और 2018 में एक और चलाया गया था, उसका नाम था इनसाइट। नासा मिशन है ये, इसका नाम था इनसाइट। इसरो के द्वारा कौन सा चलाया गया है? तो इसरो ने चलाया था मंगलयान। हम किसी वीडियो में नासा कैसे काम करता है, इसका कैसे गठन हुआ, कब गठन हुआ और इसरो कैसे बना, इनकी कहानी कैसे चली, इसके बारे में हम एक एक वीडियो आपको कहेंगे, कमेंट करेंगे तो बना देंगे।
इसरो द्वारा कौन सा चलाया गया, तो वो था मंगलयान। मंगलयान। मैं आशा करता हूं कि आप इतना सीख पाए होंगे, और आज के लिए अब इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। आज मैंने पृथ्वी को स्किप कर दिया क्योंकि एक पृथ्वी बड़ा टॉपिक है, वो उसको अलग से ही पढ़ेंगे। तो हम अगली वीडियो में पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो आपके इनर प्लेनेट है चारों, वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद से हम आउटर प्लेनेट के तरफ, जैसे कि बृहस्पति, शुक्र, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन चारों को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू।